हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेलर्स मेन ऑब्जर्वेशन अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड वीडियो में स्टूडेंट्स जितने भी प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे को हमने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बता दिया था। इस लेक्चर में स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था आखिर वो किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होना था या किस प्रकार से बोले तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाना था, ये आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, आउटलाइन स्ट्रक्चर की, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर डेज टास्क for each worker through scientific methods including the best way of doing a job। आपको घबराना नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है स्टूडेंट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर डेज टास्क फॉर ईच वर्कर थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए क्या करना। फेयर डे का मतलब होता है ना कि एक पूरा दिन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्किंग आवर 8 आवर रहता है, किन्हीं का 10 आवर का एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। तो जो भी उनका एक फेयर डे हो, 8 आवर का हो या 10 आवर का हो, वर्किंग आवर को बोलते हैं फेयर डे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस डे में वो कौन सा टास्क या कितना टास्क परफॉर्म करेगा, इसका डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड के थ्रू होना चाहिए। इंक्लूडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, और साथ में इंक्लूड क्या होना चाहिए, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, यानी कि किसी काम को परफॉर्म करना है तो वहां पे क्या करना होगा कि उस काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, और उस तरीका से अगर उस काम को किया जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से किसी वर्कर का क्या होना चाहिए, एक फेयर डे टास्क डिटरमाइन होना चाहिए। आई होप आप लोग समझेंगे स्टूडेंट। अभी हम लोग इसे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टेड हो, यानी कि उनका जब रिक्रूटमेंट हो रहा है तो एक साइंटिफिक प्रोसीजर के तहत क्या हो, उनका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के बाद उन्हें क्या किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को बेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड वर्किंग कंडीशंस। जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्किंग टूल्स यूज हो रहे हैं, जिन टूल्स का यूज करके हम फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, वो सारे का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड से नीचे का जो भी मटेरियल्स होगा, टूल्स होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, हमारा प्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इसमें हम लोग देखेंगे कि टेलर साहब ने रिकमेंड किया था कि जो मैनेजरियल पोजीशन है एक तरह से, वो क्या होना चाहिए ना कि अलग अलग एस्पेक्ट अगर हम बोले, या हम बोल सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग फॉर्मैनशिप का एक स्कीम उन्होंने लाया था, ठीक है। वहां पे अलग अलग स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, एक एक फॉरमैन होना चाहिए, एक एक मैनेजरियल पोजीशन होना चाहिए, और वो क्या करे, अपने जो भी ब्रांच हो या अपना जो भी स्ट्रीम हो उसके कामकाज को देखे। ऐसा ना हो कि सारे का एक ही मैनेजरियल पोजीशन है, एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, सारे लोगों को देख रहा है, ऐसा नहीं। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वेज पेमेंट। यहाँ पे टेलर साहब का एक और कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, क्या जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, कि वेज पेमेंट, यानी कि जो वेतन भुगतान किया जाता है मंथली में एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉइज को, तो वो क्या किया जाए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के तहत किया जाए, यानी कि उन्हें एक लो पीस रेट सिस्टम हो, एक हाई पीस रेट सिस्टम हो। इसका मतलब क्या कि दर अलग अलग हो भुगतान करने का, यानी किन्हीं को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, किन्हीं को कम पैसा दिया जा रहा है। नहीं, टेलर साहब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था वो हम लोग आगे चलकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर डेज टास्क
फॉर ईच वर्कर थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। तो इसमें आखिर टेलर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सो फॉर डिटरमाइनिंग अ फेयर डेज टास्क फॉर ईच वर्कर, टेलर रिकमेंड द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। टेलर साहब ने रिकमेंड किया कि आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके क्या कीजिए, हर एक वर्कर का एक फेयर डे का टास्क को डिटरमाइन कीजिए, इन्वॉल्विंग द कंडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडीज। 3 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडीज उन्होंने बताया कि इन 3 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडीज को आप कीजिए, जिसके तहत आप क्या पता कीजिए कि एक वर्कर का एक फेयर डे यानी कि एक दिन का कितना काम होना चाहिए। क्या क्या चीज का स्टडी उन्होंने करने को कहा? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिज स्टडी। ये क्या है स्टूडेंट? टाइम स्टडी तो आप सारे लोग जान रहे हैं कि क्या करना, समय का अध्ययन, यानी कि कितना समय है, आइदर 8 आवर है या 10 आवर है, ऑर्गेनाइजेशन का जैसा भी रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स है। सेकेंड है मोशन स्टडी, यानी जो वर्कर है, जिस भी वर्कर का हम फेयर डे टास्क डिटरमाइन कर रहे हैं, वो कितना मोशन यानी कि कितना स्पीड से काम को कर सकता है। जैसे हो सकता है कोई ऐसा वर्कर हो जो कि थोड़ा स्लो कर रहा हो काम को, या कोई ऐसा हो जो कि बहुत जल्दी काम को निपटा दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मोशन स्टडी भी आपको परफॉर्म करना है। थर्ड है आपका फैटिज स्टडी। ये क्या है? ये हुआ एक तरह से कि कोई वर्कर कितना जल्दी जो है वो टायर्ड एक तरह से बोले तो हो सकता है, यानी कि थक सकता है या कितना ज्यादा परिश्रम वो कर सकता है, इसका यहाँ पे आपको स्टडी करना है। तो ओवरऑल ये तीनों का स्टडी करके, इन 3 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडीज को परफॉर्म करके आपको क्या करना है, एक वर्कर का फेयर डे टास्क को डिटरमाइन करना है। ओके, सो एन एवरेज वर्कर और रिप्रेजेंटेटिव वर्कर इज फर्स्ट सेलेक्टेड फॉर कंडक्टिंग द एबव वर्क स्टडीज। जो भी वर्कर सेलेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इस यानी कि मैं साइंटिफिक मेथड्स की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि जो भी वर्कर सेलेक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उन पे क्या किया जाएगा, पहले ये तीनों वर्क स्टडीज को कंडक्ट किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। इन केस अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क फिक्स्ड वुड बी आइदर टू हाई और टू लो। जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा, अगर ऐसा हम नहीं करें, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिज स्टडी ये नहीं करें किसी वर्कर पर, तो टेलर साहब का क्या कहना था कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपने मन से कुछ डिसाइड कर देंगे कि आपको एक दिन में इतना काम करना है, तो या तो वो किसी एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टास्क हो जाएगा जो कि उससे नहीं हो पाएगा, या बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। यानी कि किसी का मोशन बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी काम वो कर लेता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो तुरंत परफॉर्म कर लेगा। लेकिन कोई क्या है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो काम कर रहा है और उसको हम ज्यादा बर्डन दे दे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर डेज टास्क फॉर ईच वर्कर थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट आपका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। यानी कि ये क्या कह रहा है, दिस एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इन फैक्ट द स्टाफिंग एंगल ऑफ इट। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, ये जो पहलू है, ये क्या है, स्टाफिंग से रिलेटेड है, यानी कि हायर करना, रिक्रूट करना एम्प्लॉय को। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कैसा सिलेक्शन हो रहा है, साइंटिफिक सिलेक्शन हो रहा है। मतलब क्या कि द वर्कर्स अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट मस्ट बी प्रॉपरली सेलेक्टेड by adhering to a carefully designed selection procedure। यानी कि जो भी वर्कर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, एक केयरफुली डिजाइंड सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि एक अच्छे से तैयार किया हुआ प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए। एक तरह से बोले तो आपका क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो भी वर्कर्स उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। ये कहा जा रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। यानी ऐसा नहीं हो कि जो भी आया हमने कहा ठीक है आपको हम हायर करते और आपको हायर नहीं करते, कुछ भी बिना किसी वजह के, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए,
और अभी भी जो भी जॉब का रिक्वायरमेंट आता है वहां पे क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो भी कैंडिडेट उस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए कि हम ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया को तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और आपको एज अ वर्कर सेलेक्ट किया जाता है। ओके, फर्दर इसके अलावा सिलेक्टेड वर्कर्स मस्ट बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन बेस्ट मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। साथ ही साथ क्या करना है कि जो भी सिलेक्टेड वर्कर्स, जो भी हमने श्रमिकों का चयन किया है, उनको क्या करना है, जो भी जॉब वो परफॉर्म करेंगे उस जॉब को करने का जो बेहतरीन तरीका हो, एक तरह से बोले तो जो सर्वोत्तम तरीका हो, बेस्ट मेथड्स, उसका उन्हें क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉइज को हायर करती है तो वो उन्हें आइदर है ना 4 वीक्स या 2 मंथ्स का ट्रेनिंग देती है, जो भी वो जॉब करने वाले है ना। आप लोगों को पता होगा ये आपके सीनियर्स से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन। So by a standardization, Taylor implies two varieties of standardization. कौन कौन थे वो दोनों? फर्स्ट है आपका रॉ मटेरियल्स, टूल्स, मशीन्स एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ वर्क मस्ट बी ऑफ अ रीजनेबली गुड क्वालिटी। यानी कि फर्स्ट क्या कहा जा रहा है टेलर साहब के द्वारा, दो तरह के स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई। फर्स्ट है कि जो भी रॉ मटेरियल्स का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, जो भी एक तरह से बोल सकते हैं तो इसका परफेक्ट हिंदी क्या होगा, कच्चा माल। हाँ, रॉ मटेरियल्स मीन्स हुआ वही जो कि एकदम फर्स्ट प्रोडक्ट है, एक तरह से प्राइमरी एलिमेंट है जिससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है रॉ मटेरियल्स का यूज करके, वो होता है रॉ मटेरियल। और जो भी टूल्स है, मशीनरी जो भी यूज हो रहे हैं, मशीन्स है जो भी, और जो भी अदर फैसिलिटीज है वर्किंग के लिए, वो सब क्या होने चाहिए, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। सो दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज रीजनेबल, ताकि जो आपका प्रोडक्शन का क्वालिटी हो, उत्पादन की गुणवत्ता हो, वो भी एक अच्छी हो सके। आगे बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल्स, टूल्स और जो भी मशीन्स, वर्क, अदर फैसिलिटी जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक रीजनेबली गुड क्वालिटी यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली होना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो सके। आगे बात समझ में स्टूडेंट? सेकंड क्या है पॉइंट यहाँ पे, अनदर वेराइटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन विच टेलर रेफर्स टू इज यूनिफॉर्मिटी इन प्रोवाइडिंग work facilities and work conditions to all workers doing a similar type of job। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात किया टेलर साहब ने, उन्होंने क्या कहा कि जो आप वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को, उनमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि कोई मैनेजर है और कोई एक तरह से बोले तो स्वीपिंग वर्कर है, तो दोनों को एक समान जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा नहीं। किन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि कोई अगर प्रोडक्शन में वर्क कर रहा है और कोई दूसरा वर्कर है जो कि प्रोडक्शन के सेम पोजीशन पे वर्क कर रहा है, तो उन दोनों के वर्क फैसिलिटीज और वर्क कंडीशन में कोई भी एक तरह से बोले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को अलग अलग वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग अलग वर्किंग कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक समान कार्य करने वाले लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर वो एकोमोडेशन हो या फूड हो या जो भी सैलरी पैकेज हो, वो एक तरह का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और एग्जाम में आपसे ये अलग से क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप से आप क्या समझते हैं, फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए इसे। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। So the scheme of functional foremanship recommended by Taylor is in fact an introduction of managerial specialization at the shop level।
यानी कि बेसिकली फंक्शनल फॉर्मनशिप जो टेलर साहब के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ये क्या था, एक मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन था एट द शॉप लेवल। यानी कि अलग अलग शॉप लेवल पे, अलग अलग स्ट्रीम लेवल पे एक मैनेजर पोजीशन, एक मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। यानी कि इन टेलर्स व्यू, अगर टेलर के नजरिए से देखें तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फॉरमैन परफॉर्मिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरमैनशिप टास्क, देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ फॉरमैन ईच कंसर्न्ड विथ ओनली अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फॉरमैनशिप। यानी कि इनके अनुसार, किनके अनुसार, टेलर साहब के अनुसार, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फॉरमैन, यानी कि एक सिंगल फॉरमैन जो कि सारे एस्पेक्ट ऑफ फॉरमैनशिप टास्क, जितने भी मैनेजरियल टास्क है सारे को वो परफॉर्म कर रहा है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ फॉरमैन, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग अलग फॉरमैन होने चाहिए, ईच कंसर्न्ड विथ ओनली अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फॉरमैनशिप, जो कि अपने खुद के जो भी स्ट्रीम हो उससे सिर्फ मतलब रखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था मैनेजमेंट में भी कि जो मैनेजरियल पोजीशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग है, किसी दूसरे ब्रांच का अलग है, सर्विस का अलग है, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो। फॉरमैन का बेसिकली एक तरह से हिंदी तो क्या कह सकते हैं, या एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि फॉरमैन का मतलब वो हुआ कि एक तरह से जो मैनेज कर रहा है, मैनेजर ही एक तरह से कह सकते हैं जो डायरेक्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फॉरमैन होना चाहिए जो कि क्या करे, एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फॉरमैनशिप को परफॉर्म करे। ओके, ईच फॉरमैन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज रोल इज अ फंक्शनल फॉरमैन। यानी कि हर एक फॉरमैन जो कि अपने काम को करने में क्या है, काम के परफॉर्मेंस में स्पेशलिस्ट है, उसे फंक्शनल फॉरमैन कहा जाता है। Hence the nomenclature of the scheme as functional foremanship. So इस foremanship का नाम क्या रखा गया, functional foremanship रखा गया। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे 4 या 6 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं तो आपको इसके आगे भी लिखना पड़ेगा क्या, कि इन द स्कीम ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप recommended by Taylor, there is a provision for 8 foremen of the following types। यानी कि जो फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर के द्वारा रिकमेंड किया गया उसमें 8 फॉरमैन का प्रावधान था। क्या क्या था वो, आइए हम लोग सारे मैनेजरियल पोजीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका रूट क्लर्क। अब ये क्या होगा, ये सारे क्या है, एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा, यानी कि इस पोजीशन पे एक वर्कर तो नहीं बोल सकते, एक मैनेजर यहाँ पे होगा रूट क्लर्क के पोजीशन पे, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क के पोजीशन पे, आगे हम लोग देखेंगे गैंगमैन के पोजीशन पे। तो ठीक है, फर्स्ट है आपका द रूट क्लर्क इज अ फोरमैन हु वुड ले डाउन द रूट और जर्नी। जैसा कि नेम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, रूट और जर्नी को बताएगा ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज to the finished product stage as passing through different processes and machines। देखिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट मशीन्स के थ्रू पास होते हैं और लास्टली में जाकर के क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है। तो रूट क्लर्क क्या करेगा कि वो जो रॉ मटेरियल पास हो रहा है प्रोसेस से, मशीन से, उनका जर्नी यानी कि रूट क्या होगा वो ये डिसाइड करेगा स्टूडेंट। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट आपका इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। अब ये क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क इज अ फॉरमैन who would determine the detailed instructions for handling a job। यानी कि किसी भी जॉब, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है, जरूरत होती है, उसके कौन डिटरमाइन करेगा, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। एंड प्रिपेयर अ कार्ड कंटेनिंग सच इंस्ट्रक्शंस, और एक कार्ड प्रिपेयर करेगा, एक डेटा प्रिपेयर करेगा उस इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करने के लिए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है क्या आपका, वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये भी क्या है, एक पोजीशन है, ठीक है, जो बताया गया था फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर साहब के द्वारा, उसमें 8 टोटल पोजीशंस थे, 8 फॉरमैन का हमने 2 अभी देखा, तीसरा हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या है, द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज अ फॉरमैन
who would record the time taken by a worker in completing a job and would also compile the cost of doing that job। यानी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होगा वो क्या करेगा, वो जो एक वर्कर के द्वारा, एक एम्प्लॉयर के द्वारा किसी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, किसी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसे रिकॉर्ड करेगा, यानी कि उसे एक तरह से नोट डाउन करेगा। साथ ही साथ में वो उस जॉब को करने में कितना कॉस्ट लग रहा है उसे भी डिटरमाइन करेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट आपका है शॉप डिसिप्लिनरियन। तो ये तो नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, अपने यानी कि शॉप, यहाँ शॉप से तात्पर्य हो गया एक तरह से अलग अलग स्ट्रीम से, तो जो भी स्ट्रीम में वो होगा या जो भी एक तरह से ब्रांच में होगा वहां पे डिसिप्लिन, एक तरह से अनुशासन में रहने का जो जिम्मेदारी होगा, अनुशासन में रखवाने का, वो इसका होगा। So the shop disciplinarian would look after the maintenance of discipline in the workshop। यानी जो वर्कशॉप है, जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सारे लोग डिसिप्लिन में रहें, वो ये देखने का काम करेगा। एंड डील विथ केसेस ऑफ एब्सेंटिज्म, मिसबिहेवियर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन। और जो भी इनडिसिप्लिन से रिलेटेड मामले होंगे, जैसे किसी ने छुट्टी मार दिया या मिसबिहेवियर, किसी से मिसबिहेव कर दिया, और जितने भी इनडिसिप्लिन से रिलेटेड मामले, उसका देखरेख जो होगा वो ये करेगा, सुनवाई क्या करेगा, ये करेगा। नेक्स्ट आपका है गैंग बॉस। सो द गैंग बॉस इज द सुपरवाइजर प्रॉपर। ये एक प्रॉपर सुपरवाइजर होता है। ही वुड सी टू इट दैट वर्क फैसिलिटीज, जितने भी वर्क फैसिलिटीज है, आर मेड अवेलेबल टू वर्कर्स and they start their work as per the instructions imparted to them। यानी कि गैंग बॉस क्या करेगा, ये देखेगा कि सारे वर्कर्स को जो जो वर्क फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाने थे वो प्रोवाइड किए जा रहे या नहीं किए जा रहे, और वो जो वर्कर हैं वो बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, अपने मैनेजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे हैं। ये कौन देखेगा, गैंग बॉस देखेगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड बॉस। ये क्या है, द स्पीड बॉस इज अ फोरमैन हु वुड डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्पीड एट विच मशीन्स आर टू बी ऑपरेटेड। ये स्पीड बॉस क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा हर एक मशीन का ऑप्टिमम स्पीड जिसपे वो ऑपरेट किए जा सकते हैं। ऑप्टिमम कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक मीन, यानी कि ना ही लो स्पीड में ना ही बहुत ज्यादा हाई स्पीड में, एक ऑप्टिमम स्पीड में जहां से ऑप्टिमम आउटपुट जनरेट हो सके। ठीक है, सो दैट बोथ ओवर स्पीडिंग एंड अंडर स्पीडिंग ऑफ मशीन्स आर अवॉइडेड। ताकि जो ओवर स्पीडिंग हो और अंडर स्पीडिंग होता है मशीन्स का, उसे अवॉइड किया जा सके। यानी ऐसा ना हो कि मशीन को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चला दिया या बहुत ज्यादा लो स्पीड पे चला दिया जिसके कारण मशीन हमारा खराब हो गया, ऐसा यहाँ पे ना हो। ओके, सो इन दिस वे लेस डिप्रिसिएशन इज कॉज्ड टू मशीन्स। और इस प्रकार से क्या होगा कि जो मशीन का एक तरह से डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो धीरे धीरे होगा या एक तरह से कह सकते हैं कम होगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेड। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं मशीन के ओवर स्पीडिंग के कारण, वो एक तरह से टल सकता है। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो मेंटेन्ड। और जो प्रोडक्शन का क्वालिटी है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिपेयर बॉस। अब ये क्या है, द रिपेयर बॉस इज अ फॉरमैन हु वुड लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। जो भी मशीन्स है, जो भी टूल्स है, मशीनरी पार्ट है जो कि यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उसका रिपेयर और उसका मेंटेनेंस यानी रख रखाव का देखरेख कौन करेगा, रिपेयर बॉस करेगा। ओके, लास्ट आपका जो पोजीशन टेलर साहब के द्वारा रिकमेंड किया गया है, दैट इज 8th पोजीशन, वो है इंस्पेक्टर। एंड द इंस्पेक्टर इज अ फॉरमैन हु वुड लुक आफ्टर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फाइनली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या क्वालिटी है, हमारा उत्पादन का जो गुणवत्ता है उसका जो जांच करेगा, उसका जो देखरेख करना जिसका जिम्मेवारी होगा, वो इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर पोजीशन पे होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका होगा। आ गई बात समझ में स्टूडेंट? तो ये था आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इसे हम लोग समझते हैं।
इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे किसी प्रकार का यूनिफॉर्मिटी भंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उन्हें मोटिवेट करने के लिए या एक तरह से बोनस के रूप में ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया, इस स्कीम को लाया गया। इससे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि क्या करना है, भेदभाव करना है, ठीक है, ये आपको नहीं समझना है। तो इसे पूरा पढ़ते हैं हम लोग, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, so in order to motivate workers positively as also negatively to produce the standard output, Taylor devised a scheme of wage payment known as the differential piece rate system of wage payment। यानी कि वर्कर्स, जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए और निगेटिवली भी। अब देखिए निगेटिवली कैसे मोटिवेट किया जाता है, देखिए यहाँ पे, ताकि स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा जनरेट हो सके, मैक्सिमम आउटपुट हमारा जनरेट हो सके। उसके लिए टेलर ने क्या किया, डिवाइज किया, एक स्कीम का क्या किया, इजाद किया, जिसका नेम क्या था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा, तो इनके जो फीचर्स थे, ये जो आपका पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वेज पेमेंट का, इसका जो फीचर्स था वो हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अ स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर ईच वर्कर इज डिटरमाइंड इन एडवांस थ्रू साइंटिफिक वर्क स्टडीज। यानी कि किसी एक वर्कर का, हर एक वर्कर का क्या किया जाएगा स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड आउटपुट को डिटरमाइन किया जाएगा साइंटिफिक वर्क स्टडीज के थ्रू। हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा था, साइंटिफिक वर्क स्टडीज में हम लोग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी कर रहे थे। ये तीनों स्टडी हर एक वर्कर के लिए किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट तैयार कर लिया जाएगा कि इस वर्कर यानी कि ये एम्प्लॉई का एक फेयर डे का टास्क ये होगा। नाउ उसके आगे क्या कहा जा रहा है, टू रेट्स ऑफ वेज पेमेंट बेस्ड ऑन पीस रेट सिस्टम आर एस्टैब्लिश्ड। यानी कि वेज पेमेंट एक तरह से कह सकते हैं, जो कि आपको मासिक भुगतान किया जाता है एम्प्लॉइज को, उसकी दो रेट यानी कि दो दरें प्रिपेयर की गई, इस्टेब्लिश्ड की गई। फर्स्ट है क्या, ए हायर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए एक हायर रेट, और दूसरा था ए लोअर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए एक लोअर रेट। तो नेक्स्ट क्या कहा गया स्टूडेंट, workers who produce the standard output or exceed the standard are paid according to the higher rate for all the units produced by them। इसे ध्यान से समझना है। वो सारे वर्कर्स, वो सारे एम्प्लॉइज जिन्होंने उस स्टैंडर्ड आउटपुट के अनुसार क्या किया है, स्टैंडर्ड आउटपुट के अनुसार काम किया, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है या उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, उन्हें क्या किया जाएगा, हायर रेट, जितने भी यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किया है हायर रेट के अनुसार उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया, दोज वर्कर्स हु आर अनएबल टू कम अप टू द स्टैंडर्ड are paid according to the lower rate for all the units produced by them। वैसे वर्कर्स जो कि उस स्टैंडर्ड तक आने में असक्षम रहे, यानी कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उन्हें क्या क्या जाएगा, उस लोअर रेट यानी कि जो कम दर था वेज पेमेंट का, उसके अनुसार उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जिन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर लिया या उससे एक्सीड कर गए, उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, तो वो उन्हें एक हायर रेट, एक तरह से बोनस के रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि वो उन्हें दे रहा है, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है ना, कि हम और भी आगे क्या करेंगे, अपने जो भी गोल है उसे अचीव करेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट साइंटिफिक एक तरह से वर्क स्टडीज करके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया, उसे हम अचीव करेंगे। और जिन्हें लोअर रेट प्रोवाइड किया गया, एक तरह से उन्हें भी मोटिवेशन मिला कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कि हम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे हम वर्क को, ताकि हमें भी क्या मिल सके, हायर रेट हमें मिल सके हर एक यूनिट के लिए। आगे बात समझ में स्टूडेंट। तो ये था आपका टोटल, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, एन आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट, जो लास्ट हमारा बच रहा है, दैट इज मेरिट्स। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है साइंटिफिक
मैनेजमेंट का। ओके, तो बात करें अगर मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट, तो फर्स्ट है मोर प्रोडक्शन एंड हायर प्रॉफिट्स। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे जो फर्स्ट मेरिट है, एडवांटेज है, वो क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पिछले वाले वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज देख लीजिए, और सीक्वेंस में आप लोग चलिएगा तो क्या होगा, सारी चीजें समझ में आपको आती रहेंगी। तो वहां पे हमने देखा था कि एक प्रिंसिपल था जो कि ये कह रहा था कि जो जानबूझ के रोका जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है प्रोडक्शन को, वो हटना चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, और जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है क्या, मेरिट्स जॉब सेटिस्फेक्शन। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करने से क्या होता है कि एक तरह से एम्प्लॉयज में जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। वो जो काम को कर रहे होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, और एक तरह से उत्साह के साथ वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज पेमेंट का सिस्टम आ जाता है ना, हायर रेट और लोअर रेट वाला कॉन्सेप्ट, जिसे हमने समझ लिया। नेक्स्ट है क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है वर्कर्स को, जैसा कि हमने देखा। एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ऑर्गेनाइजेशन में जब वो वर्क कर रहे होते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, हायर हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के आलोचक हैं वो क्या कहते हैं। फर्स्ट है अनसुइटेबल फॉर द स्मॉल एम्प्लॉयर। जो स्मॉल एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, उनके लिए ये अनसुइटेबल है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, इससे होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। एंड लास्ट है रिटार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव का विकास है, उसमें एक तरह से ये रिटार्डिंग बाधा की तरह वर्क करता है। ये था आपका क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट था, वो टोटली एंड हो गया स्टूडेंट। ठीक है, हमने 3 वीडियो में इसे डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड हमने देखा था टेलर्स मेन ऑब्जर्वेशन। हमने सेकेंड वीडियो में देखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड आज इस लेक्चर में हमने देखा स्टूडेंट एन आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने मेरिट्स भी देख लिए, क्रिटिसिज्म भी देख लिए। तो अब आपको इससे ज्यादा जानने की नीड नहीं है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट आपका वीडियो आए, यानी कि नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जो मैनेजमेंट पे आपका आएगा, यूनिट 2 मैनेजमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए हेनरी फयोल साहब के द्वारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, वो हम लोग पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फयोल, जिसे कहा जाता है। देन हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।